वेलकम बैक टू माय चैनल एमएल सुंदराम क्लास। और आज फिर हम लोगों ने एक नए वैकेंसी लेके आए हैं जिसमें बम्पर भर्ती है। ठीक है, आप सभी के लिए। तो आप भी तैयार हो जाइए, अच्छा से सुने। अब वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का भर्ती क्या है, कितने पोस्ट हैं, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, इसमें सैलरी क्या है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। तो बिना स्किप किए आप वीडियो को सिलसिलेवार कंटिन्यू देखें। ठीक है, तो आज का जो वैकेंसी है वो नगर सेना है। ठीक है, नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 अटल नगर नवा रायपुर, यानी छत्तीसगढ़ के लिए जो वैकेंसी है निकला हुआ है। ठीक है, नगर सेना का अटल नगर की तरफ से। ठीक है, अब भर्ती ज्ञापन के संबंध में पढ़ते हैं। तो ये रायपुर दिनांक 1/7/2024 में ये विज्ञापन आया हुआ है। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ नगर सेना स्वयं नगर सेवकों के रिक्त पदों की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक, ठीक है, पत्र क्रमांक में होमगार्ड स्वयं सेवी सैनिकों भर्ती एवं पदोन्नति हेतु प्राप्त निर्देशों के अनुसार। ठीक है, मतलब सीधा बोला जाए तो होमगार्ड के जो भर्ती है इसमें लिया जा रहा है। ठीक है, होमगार्ड के भर्ती लिया जा रहा है यहाँ पे, और जो पहले से होमगार्ड है उनका पदोन्नति भी होगा। ओके, आगे देखते हैं। वर्तमान भर्ती हेतु प्राधिकार। ठीक है, 500 स्वयंसेवी नगर सैनिक के रिक्त पद, 500 स्वयंसेवी नगर सैनिक के रिक्त पद हेतु छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक 13/18 2 गृह नगर सेना दिनांक 2023 दिनांक 24/1/2024। ठीक है, तो ये सब चीज हम मेन पॉइंट में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि में देखते हैं। ओके, तो आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है, ठीक है, अच्छा, महिलाओं के बारे में भी एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे टॉपिक दिया है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं को आवासीय संस्था हेतु नियुक्ति हेतु 1715, ठीक है, महिला नगर सैनिकों के रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग नवा रायपुर का पत्र क्रमांक F1308, ठीक है, दोपहर गृह नगर सेना 2023 दिनांक 7/3/2024। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि कब से है, तो 10/7/2024 से, यानी कि ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, समय रहता आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यहाँ 10/8/2024 है। ठीक है, मतलब 10/7 से स्टार्ट हुआ है और 10/8 को 2024 को फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो समय रहते आप भी फॉर्म भर लें, क्योंकि अंतिम समय आता है दोस्तों। तो क्या होता है कि जो लिंक फेल हो जाता है फॉर्म भरने में, कई बार सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है, तो समय रहते फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, त्रुटि सुधार है तो आपको समय दिया गया है 17/8/2024 तक के। ठीक है, किसी भी प्रकार के त्रुटि हो जाता है जैसे सिग्नेचर में, फोटो में, तो उसको सुधार के लिए आपको 17/8 तक का समय दिया गया है 2024 तक। ठीक है, परीक्षा शुल्क भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो भी अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको 300 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे पीएससी व्यापम में तो निःशुल्क बोले थे, जो भी फॉर्म भरेंगे पीएससी व्यापम में तो निःशुल्क था, इसमें कैसा शुल्क ले रहा है। तो ये राज्य शासन की कार्य योजना है, उनके कार्य योजना के अनुसार चल रहा है। ठीक है, तो परीक्षा शुल्क अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रखा गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया का फीस का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, रिक्त पदों का विवरण देखते हैं। तो 500 स्वयंसेवी नगर सैनिकों के पद जनरल ड्यूटी हेतु है। ठीक है, जनरल ड्यूटी हेतु कितने नगर सैनिक हैं, तो 500। ओके, इन पदों में महिलाओं के लिए शासन के निर्देश अनुसार 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा।
30% इसमें आरक्षण रहेगा किनके लिए, महिलाओं के लिए। 500 जो पोस्ट है उसमें 30% 30% महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। ओके, अब 1750 महिला नगर सैनिकों के पद महिला एवं बाल बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थानों में नियुक्ति हेतु, जहां पे छात्राओं के आवासीय संस्था है वहां पे नियुक्ति हेतु 1715 महिला नगर सैनिकों के पद है। ठीक है, रिक्त पदों के वर्गवार निम्नानुसार है, देख सकते हैं आप क्या है। 500 नगर सैनिकों के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण इस प्रकार है। देखते हैं जिले का नाम, कौन कौन से जिले में है इसका पद। रायपुर में है, ठीक है, रायपुर में तो पुरुष है यहाँ पे 22 और महिला है 9। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कैटेगरी में कौन कौन से कितना पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन में आप वीडियो में देख सकते हैं, स्किप करके आगे देखते हैं। दुर्ग में पुरुष की संख्या 24 है और महिला 9 है। ठीक है, विकलांग पद देख सकते हैं, आगे जितने भी दिए हुए हैं, जो कैटेगरी है उसमें कितना कितना डिवाइड है उसको आप देख ले। मैं मेन पॉइंट को बताता जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बेमेतरम देखते हैं। बेमेतरम में 12 है पुरुष की पद और महिला के जो खाली पद है वो 4 है। ठीक है, बालोद में 9 है पुरुषों की पद, ठीक है, और महिला का 3। अब पुरुष का खाली पोस्ट है राजनांदगांव में 9 है, महिला का 3 है। कबीरधाम में 6 है और महिला का 2 है। और बिलासपुर में पुरुष के लिए खाली पद है 28 और महिला के लिए खाली पद है 11। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग जिलों में अलग अलग डिवाइड किया गया है। अलग अलग जिलों में बहुत सारे जितने भी जिले हैं उसमें डिवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख लें। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का जो जरूरी जानकारी उसको देखते हैं, बाकी को आप वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं। आप देखते हैं सीधी भर्ती के लिए पात्रता एवं शर्तें को। ठीक है, सीधी भर्ती के लिए क्या क्या पद रहता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये जो सीधी भर्ती है और इसमें कौन कौन से पात्रता होनी चाहिए वो देखते हैं। उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है, यानी कि इसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जिस जिले से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे बालोद से हो, रायपुर से, दुर्ग से और फिर राजनांदगांव से, आपको अगर उस जिले से अप्लाई करना है तो उस जिले का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो इस कंडीशन में आपको निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। आप सभी को कैंडिडेट को पता होगा कि जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए तो उसमें रोजगार पंजीयन होना अति आवश्यक होता है, तो आपके पास भी जीवित रोजगार पंजीयन होना अति आवश्यक है। ठीक है, उम्मीदवार का आचरण पूर्ववत अच्छा होना चाहिए। उम्मीदवार का आचरण पूर्ववत अच्छा होने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। कोई भी उम्मीदवार अगर इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं नगर सैनिक में, उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी पुलिस थाना में इसका बैकग्राउंड किसी प्रकार के क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका जो चरित्र प्रमाण पत्र बनता है वो चरित्र प्रमाण पत्र अच्छा हो, उसमें किसी प्रकार का कानूनी इलीगल का टैग न लगा हो। ठीक है, अब वेतनमान की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी को इसके लिए उम्मीद रहता है कि वेतन कितना मिलेगा, तो देख लेते हैं। यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो पद है, ये जो जॉब है, ये नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि ये जो पद है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा, यानी संविदा के बेस पे रहेगा। ठीक, अब नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतन मान की पात्रता नहीं होगी। ये नियमित शासकीय सेवक नहीं है। ठीक है, इसलिए नियमित वेतन की पात्रता नहीं होगी। जो जिस प्रकार से नियमित कर्मचारी काम करते हैं उस प्रकार के वेतन की पात्रता इनको नहीं होगा। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय व अन्य भत्ते प्राप्त होंगे। जिस प्रकार से
संविदा बेस पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी हुए जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको समय समय पर मानदेय, स्वीकृत मानदेय बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आपका भी स्वीकृत मानदेय बढ़ाया जाएगा और अन्य भत्ते भी उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको प्राप्त होंगे। ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक अर्थात 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 19 वर्ष से कम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी आयु के लिए 18 वर्ष से जैसे कम नहीं लेते, इस प्रकार यहाँ पे 19 कर दिया, 1 साल बढ़ा दिया गया है। कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि 40 वर्ष से अधिक तो किसी भी में नहीं मांगा जाता, आज का रिक्रूटमेंट नहीं होता क्योंकि वैसे भी ये सैनिक का भर्ती है। ठीक है। अब आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जिनके परिवार नक्सली पीड़ित है, ठीक है, नक्सल क्षेत्र में जैसे कि बस्तर है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, कोंडागांव है, इस अंचल के जो परिवार हैं जो नक्सल पीड़ित है, उनके बच्चे हैं, उनके घर के सदस्य को फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आयु में छूट दिया गया है। ठीक है। आरक्षण दिया गया है कितना, 5 साल का। ठीक है। मतलब 40 साल अधिक तक आयु दिए गए, इन लोगों के लिए 5 साल बढ़ा दिया गया है, यानी 45 साल का बढ़ा दिए गए हैं। ठीक। अब आगे देते शैक्षणिक अर्हताएं, इसके योग्यता क्या होना चाहिए तो आगे देखते हैं हम लोग। सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है, 12वीं पास है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए योग्य है। ठीक है। अगर आपके पास 10वीं पास है और आपने 12वीं पास कर लिया है तब ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अगला है अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आप अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं तो आप 8वीं पास हैं तो पर भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। डोंट थिंकिंग अबाउट दिस कि आप ये नहीं सोचना कि आप अलग कास्ट के हैं, तो इसमें कास्ट वाइज दिए गए हैं। अगर सामान्य वर्ग के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तथा अनुसूचित जाति के हैं तो आपको 10+2 एंड 10th क्लास यानी कि आपको 10वीं क्लास 12वीं क्लास होना आवश्यक है। अगर आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि एसटी के हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं तो आप 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं तब पर भी आपका ये फॉर्म लिया जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्ति के लिए उनके परिवार के सदस्यों को समानता अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं पास होना आवश्यक है। ठीक है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है चाहे दंतेवाड़ा, सुकमा है, बीजापुर है, नारायणपुर है और कोंडागांव है, कांकेर है, ऐसे जिले से जो बिलोंग करते हैं बस्तर, उनके लिए है। अब वो अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी है तो उसके लिए 5वीं पास का भी जो कैंडिडेट है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अब शारीरिक मापदंड पे आते हैं तो शारीरिक मापदंड क्या है तो ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है, उससे अधिक कौन से वर्ग के लिए तो सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक राजस्व जिले दक्षिण बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोरिया, सरगुजा अनुसूचित जनजाति एवं महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है। 158 मीटर या उससे अधिक। शेष राजस्व जिलों अनुसूचित जनजाति के पुरुष तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 76 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइए, सीना बिना फुलाए आपके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन वहीं आप अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आपको 76 सेंटीमीटर आपके लिए रखा गया है। ठीक है। बाकी के लिए 81 सेंटीमीटर है तथा सीना फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए सीना फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का सीना फुलाने में
बिना फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अगर सीना फुलाते हैं ना फुलाते तो आपकी उसमें गेपिंग यानी अंतर 5 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी भी प्रकार का छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक आहारता से मुक्त रहेगी। यानी ये 5 सेंटीमीटर का जो अंतर है फुलाने और ना फुलाने में, उसमें महिला अभ्यर्थी जो हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, उनके लिए छूट रहेगी। ठीक है, अब अगला है अभ्यर्थी के नाक नी फ्लैट फूट ना हो एवं वह शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी है शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्लैट फूट ना हो, फ्लैट फूट मतलब समझ रहे हो, फूट के नीचे का तलवे भाग जो फ्लैट रहता है ना, वो नहीं होना चाहिए। यह आहारता सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, सभी के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। वो अपंग ना हो, वो फ्लैट फूट का ना हो। दूसरा है सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। सभी विद्यार्थी जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म फिल करते हैं, उनको दृष्टि से किसी भी प्रकार की उसको समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, दृष्टि से किसी भी प्रकार के क्या नहीं होना चाहिए, समस्या नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा भी देना होगा, जिसमें इसको बोलते हैं फिजिकल। ठीक है, पुरुषों के लिए क्या रखा गया है, 100 मीटर दौड़। ठीक है, 100 मीटर दौड़ जिसमें कुल 25 अंक मिलेंगे, और 800 मीटर दौड़ है उसमें फिर 25 अंक मिलेंगे। उसके बाद लंबी कूद रखा गया, उसमें 25 अंक मिलेंगे, और ऊंची कूद रखा गया, उसमें भी 25 अंक मिलेंगे पुरुषों के लिए। अब महिलाओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं, तो महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ है जिसमें 50 अंक मिलेंगे। ठीक है, कुल। और लंबी कूद रखा गया है महिलाओं के लिए, तो 25 अंक इसको भी मिलेंगे। ऊंची कूद 25 मीटर है। ठीक है, कुल टोटल 100 अंक का है यहाँ पे दोनों के लिए। उसके बाद उपरोक्त सभी आइटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। एक ही बार में आपको ये सब कंप्लीट करना है, दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों में से 50% तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना प्रतिशत लाने पर आपका सिलेक्शन होगा वो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त आइटमों में भाग लेना अनिवार्य होगा। यहाँ पे जितना भी शारीरिक दक्षता का फिजिकल का जो मापदंड दिया गया है, सभी में आपको भाग लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं कि आप एक लंबी कूद लिए और ऊंची कूद नहीं कूद पाए तो उसमें भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है, अब लिखित परीक्षा के बारे में हम देखते हैं विस्तार से। तो लिखित परीक्षा है शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम अंक। अगर आपके फिजिकल में जो निर्धारित न्यूनतम अंक है या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। आपका फिजिकल एक बार निकल जाएगा, उसके बाद आपको लिखित परीक्षा भी देना होगा। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी, इसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, कितने अंक की, 100 अंक का होगा और 2 घंटे की इसका समय अवधि होगा। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धिक क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इस परीक्षा में भी अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50% एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में भी यहाँ पे अंक डिवाइड कर दिए हैं, उतना लाना आपको अनिवार्य है, तब आप इस परीक्षा को निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं बोनस अंक के बारे में। यहाँ पे क्रमांक दिया गया है, विवरण और बोनस अंक। जिसने विद्यालय महाविद्यालय का कम से कम संभाग स्तरीय विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में पिछले 3 वर्षों में कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुए टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त किया हो, उसको 5 अंक बोनस दिया जाएगा। ठीक है,
जो तैराक है, गोताखोर है, चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उसके पास प्रमाण पत्र है, उसको 10 अंक बोनस दिया जाएगा। एनसीसी प्रमाण पत्र धारी को 5 अंक दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस हैवी वाहन को 5 अंक दिया जाएगा। नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी, राजमिस्त्री, प्लम्बर, माली को उनको 5 अंक दिया जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पढ़ाई को ओके सर्टिफिकेट लेकिन प्रस्तुत करना है आपको। जो भी इस चीज में महारत हासिल है, जिसको प्रमाण पत्र है, उसको सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको अंक मिलेंगे। दूसरा है उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र रखता हो, उसे ही बोनस अंकों की पात्रता होगी 5 अंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनस्किल्ड ट्रेड के लिए जिला स्तरीय उप समिति परीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करेगी। ठीक है। बोनस अंक के लिए अधिकतम 20 अंक निर्धारित है और उम्मीदवार को 20 अंकों से अधिक प्रदान नहीं किया जाएगा। जो बोनस अंक निर्धारित है 5, 10 ऐसा करके, उसका अधिकतम बोनस अंक आपको 20 दिए जाएंगे, उससे अधिक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चयन सूची। ठीक है। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट 100 अंक केवल, लिखित परीक्षा 100 अंक तथा बोनस 20 अंक में केवल कुल पूर्णांक 220 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बनाई जाएगी। इस सूची में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो मेरिट लिस्ट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं, एवं अनारक्षित वर्ग के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के लिए पृथक सूचियां बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरी डिटेल बताते जा रहे हैं हम। फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार की कोई मन में शंका हो, डाउट हो, अगर नहीं समझ पाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको आपका प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अगले वीडियो में आपको बता सकते हैं। ठीक है, आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो और जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना है, छत्तीसगढ़ के पीएससी, व्यापम या फिर ऑल इंडिया लेवल का वैकेंसी से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको नए नए वैकेंसी के साथ आपको वीडियो मिलते रहेंगे।